हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। श्रीपदा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे स्वर एवं स्वर के प्रकार। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं जिनका वर्गीकरण हम कर रहे थे। उच्चारण के आधार पर हमने देखा था कि स्वर दो प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर व दीर्घ स्वर। जिनमें से ह्रस्व स्वर, जिसको कि मूल स्वर भी कहते हैं, ए ई उ ऋषि। दीर्घ स्वर, जिसको कि दो भागों में बांटा था, संधि स्वर व संयुक्त स्वर, आ ई उ ए ऐ ओ औ। आगे हम देख रहे हैं प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का उच्चारण दूर से किसी को बुलाने पर तथा संस्कृत भाषा में मंत्र आदि के उच्चारण के लिए होता है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे ओम, इसका मात्रा चिन्ह ये है, जैसे 3 लिखते हैं। अगला देख रहे हैं दूसरे नंबर पे जिह्वा की सक्रियता के आधार पर। जिह्वा की सक्रियता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा, जीभ के आगे का भाग सक्रिय रहता है वे अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे ई ए ऐ ऋषि। दूसरे नंबर पे मध्य स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है वह मध्य स्वर कहलाता है। ए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मध्य स्वर कौन सा है? ए। ये परीक्षा में पहले आ भी चुका है। तीसरे नंबर पे देखेंगे पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है वे पश्च स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? आ, उ, ओ, औ, अंग्रेजी का ओ। तीसरे नंबर पे देखेंगे ओष्ठ आकृति, यानी कि होठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। होठों की आकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वृत्ताकार स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठों का आकार वृत्त की भांति गोल हो जाता है। वृत्त की भांति कैसे हो जाता है? गोल। उ, ओ, औ, ओ आदि। अगला देखेंगे दूसरे नंबर पे अवृत्ताकार। अवृत्ताकार स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठों का आकार गोल रूप में न होकर किसी अन्य रूप में रहे। जैसे ये देखो, गोल न होकर कैसे रहेगा? किसी प्रकार से रह जाएगा लेकिन गोल नहीं होगा। ए, आ, ई ए ऐ ऋषि। आप बोलकर भी इसको देख सकते हैं। नंबर 4 देखेंगे मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी कि मुख की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख की आकृति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है विवृत स्वर। विवृत का शाब्दिक अर्थ होता है खुलना। विवृत शब्द का अर्थ क्या होता है? खुलना। अर्थात जिस स्वर का उच्चारण, यानी कि जिस स्वर का हम उच्चारण करेंगे उस उच्चारण करते समय मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है। जैसे आ बोल के देखेंगे तो मुंह जो है पूर्ण रूप से खुल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अर्धविवृत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा खुला हो। अर्धविवृत यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा खुला हो। ए, ऐ, ओ, औ। इसको हम बोल के देखेंगे तो मुख जो है आधा खुला रहेगा। नंबर 3 पे संवृत स्वर। संवृत शब्द का शाब्दिक अर्थ है बंद होना। अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख प्राय बंद सा रहता है। ई उ ऋषि। इसको आप बोल के देखेंगे तो मुख जो है प्राय बंद सा रहता है। अर्धसंवृत स्वर, जिन स्वर का उच्चारण करते समय मुख आधा बंद रहता है। क्या रहता है? आधा, मुंह जो है आधा बंद रहता है। जब इनका उच्चारण करेंगे ना तो मुख आधा बंद रहेगा। ए, ओ। नंबर 5 भी देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को हमने 4 भागों में बांटा है। आगे देखिए। कंठ स्वर, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या होता है? कंठ स्वर, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। जैसे ए, आ। दूसरा है तालव्य स्वर, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। ई ए
आई। नंबर 3 मूर्धन्य स्वर, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा, मुख के सबसे ऊपर का ठोस भाग होता है और यह है ऋषि। ओष्ठ यानी कि होठ, होठों से बोलने वाले स्वर, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, उ, उ, ओ, औ। इसके अतिरिक्त स्वरों के संयुक्त उच्चारण स्थान भी होते हैं। आगे देखेंगे, संयुक्त यानी मिले हुए एक साथ कंठ से और तालु से। कंठ तालव्य स्वर, इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होता है, जैसे ए, आई। क्यों? क्योंकि ए जो है ए व ई से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ और तालु। इसी प्रकार से कंठोष्ठ स्वर देखेंगे, ओ और औ, ए प्लस ऊ से मिलकर ओ बना और ए प्लस ओ से मिलकर औ बना, इसलिए ये क्या है? कंठोष्ठ स्वर। आगे नोट करते हुए लिखेंगे, अं, अह, ये न तो स्वरों की गणना में आते हैं और न ही व्यंजनों की गणना में, अतः इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। यानी कि विसर्ग और अनुस्वार को क्या कहते हैं? अयोगवाह, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान अ के बिना संभव नहीं है। जिन स्वरों के उच्चारण में वायु यदि मुख के साथ साथ नासिक यानी कि मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर निकले, वे अनुनासिक स्वर कहलाते। ये मोस्ट लाइन है, इसको याद रखना है कि जिन स्वरों के उच्चारण में वायु यदि मुंह के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकले, वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, ओ आदि। जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुख विवर से ही बाहर निकले, वे निरअनुनासिक स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, ओ। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे और ये पूछा भी जा चुका है परीक्षा में कि सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं या महाप्राण। और सभी स्वर घोष या फिर सघोष होते हैं। घोष और सघोष एक ही बात है, सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं। थैंक यू दोस्तों।